हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन में। और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी की कुछ क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने कहा था, हम स्टार्ट कर चुके हैं हिंदी पेडागोजी, हिंदी भाषा शिक्षण के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन, मानक भाषा का संबंध है। ऑप्शंस है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से, सामान्य भाषा से, स्थानीय भाषा से या क्षेत्रीय भाषा से। मानक भाषा का संबंध किससे है? पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। देखिए, सो आप सभी ने क्लास को जरूर लाइक कमेंट जरूर किया होगा। देखिए, मानक भाषा का संबंध है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हम यहाँ पर बिल्कुल भाषा के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का संबंध है श्रवण से, लेखन से, वाचन से, व्याकरण से। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में। सो मैंने आंसर ये बता दिया क्या कि विराम चिन्ह का उचित प्रयोग का संबंध है व्याकरण से। अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हो तो आप विराम चिन्ह का प्रयोग भी देखेंगे। सो बिल्कुल ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा लगती है कर्णप्रिय, कर्णकटु, सुंदर, प्रभावशाली। ऐसी भाषा जिसमें व्याकरण का प्रयोग ना हुआ हो, व्याकरण से रहित हो, ऐसी भाषा को सुनने में कैसा लगेगा? जो भी यहाँ पर सी टेट, एस टेट, केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, अगर भाषा व्याकरण से रहित हो तो वो हमको सुनने में कर्णकटु लगेगी, कान को कड़वा लगेगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बहुत ही अच्छा आंसर। एंड 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विविधता से मुक्त कक्षा कक्ष का संबंध है। ऑप्शन है छात्रों की विविध योग्यताओं से, मंदबुद्धि छात्रों से, प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा से, सामान्य छात्रों की कक्षा से। 29 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखिए। चलिए, विविधता से मुक्त कक्षा कक्ष का संबंध छात्रों की विविध योग्यताओं से होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करना माना जाता है चुनौतीपूर्ण, सरल, सामान्य, कठिनता से परिपूर्ण। विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करना मतलब पढ़ाना, एक ऐसी कक्षा जहां पर बहुत ही अलग अलग टाइप के बच्चे हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी हो, बहुत मंदबुद्धि बच्चे भी हो, तो हर तरह के बच्चे हो, विकलांग बच्चे भी हो। तो इस टाइप की कक्षा में शिक्षण करना, पढ़ाना कैसा माना जाता है? क्लियर है, जहां पर एक से अधिक योग्यता वाले बच्चे होंगे वहां पर पढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा, बिल्कुल चैलेंजिंग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, चुनौतीपूर्ण इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग उपयुक्त होता है
विविधता से युक्त कक्षा में, सामान्य कक्षा में, प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में या मंदबुद्धि छात्रों की कक्षा में? विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधि। सो आप एक से अधिक प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। सो इसका यूज आप कहाँ पर करना आपको सबसे उचित लग रहा है? किस टाइप की कक्षा में आप करना चाहेंगे एक से अधिक प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज? सो जब कक्षा में एक से अधिक टाइप के बच्चे हो, एक से अधिक योग्यता वाले बच्चे हो, तो वहां पर हम एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना हमारे लिए उचित होगा। सो सबसे अच्छा यहाँ पर आंसर है, विविधता से युक्त कक्षा में ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना उपयुक्त होता है विविधता से युक्त कक्षा में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विविधता से युक्त कक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपयोगी होता है? सामान्य पाठ्यक्रम, कठिन पाठ्यक्रम, विविध प्रकार का पाठ्यक्रम या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपसे घुमा दिया गया है। देखिए, क्लासरूम वही है जहां पर बहुत सारी योग्यता वाले बच्चे, अलग अलग टाइप के बच्चे हो, वही क्लास है। विविधता से युक्त मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं एक क्लास में। सो इस क्लास में का सिलेबस कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? विविध प्रकार का पाठ्यक्रम, वहां का पाठ्यक्रम होना चाहिए विविध प्रकार का। जब बच्चे विविध प्रकार के हैं तो पाठ्यक्रम भी आपका विविध प्रकार का होना आवश्यक है। सो बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आपको नोट्स बनाने हैं। अदरवाइज ये सेशंस आपको ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे प्लेलिस्ट पर, आप वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है वाचन संबंधी कठिनाई, पठन संबंधी कठिनाई, ए और बी दोनों, या श्रवण संबंधी कठिनाई? 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आदर्श वाचन के माध्यम से कौन सी कठिनाई को दूर की जा सकती है? यहाँ पर वाचन संबंधी कठिनाई और पठन संबंधी कठिनाई, इन दोनों को ही दूर कर सकते हैं आदर्श वाचन के माध्यम से। यहाँ पर आंसर आपके ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विराम चिन्हों के प्रयोग से संभव होता है। फिर से क्वेश्चन विराम चिन्ह वाला। ऑप्शन है प्रभावी लेखन, प्रभावी श्रवण, दक्षता विकास, प्रभावी अधिगम। विराम चिन्हों के प्रयोग से क्या संभव हो सकता है? श्रवण में विराम चिन्ह का कोई महत्व, जब आप कुछ चीज सुन रहे हो तो उसमें विराम चिन्ह आप कहां से आप देख सकते हो? तो श्रवणता में कोई मूल्य नहीं है विराम चिन्ह का। दक्षता विकास, कौन सी दक्षता विकास? प्रभावी अधिगम तो ठीक है, लेकिन विराम चिन्ह का यूज हम कहाँ करते हैं? उपयोग हम लिखने में करते हैं, लेखन में करते हैं। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से लेखन, प्रभावी लेखन हो सकता है। सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही क्लियर आंसर था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 35 नंबर, विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना संबंधित है। गद्य शिक्षण से, पद्य शिक्षण से, निबंध शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से?
विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विराम चिन्ह वाला क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर करेंगे। देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग सीखना संबंधित है व्याकरण शिक्षण से। हम व्याकरण में ही विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं, और ये विराम चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, वो प्रकार आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल पढ़िएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। विराम चिन्हों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से वाक्य के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा वाक्य के स्वरूप पर? वाक्य का स्वरूप बिगड़ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वाक्य अच्छा नहीं लगता, वाक्य प्रभावी नहीं दिखाई देता है। अगर आप किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करने में त्रुटि कर देते हो, तो उससे वाक्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक विराम चिन्ह की त्रुटि से एक वाक्य का अर्थ बदल सकता है। बहुत ही बड़ी बात है कि एक विराम चिन्ह एक वाक्य का अर्थ ही बदल सकता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो जब भी विराम चिन्ह का प्रयोग करें, सोच समझ कर और सही जगह पर ही करें, वरना आपका वाक्य का अर्थ बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37। व्याकरण का प्रयोग संभव है मौखिक अभिव्यक्ति में, लिखित अभिव्यक्ति में, ए और बी दोनों में, या अधिगम प्रक्रिया में? व्याकरण का प्रयोग संभव है, बिल्कुल, मौखिक अभिव्यक्ति में भी और लिखित अभिव्यक्ति में भी। इन दोनों में ही हम व्याकरण का प्रयोग कर सकते हैं। सो ऑप्शन 3, ए और बी दोनों में ही व्याकरण का प्रयोग संभव है। ठीक है, कई लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मौखिक अभिव्यक्ति में भी हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है शिक्षण की, अधिगम की, शिक्षण अधिगम की, व्याकरण शिक्षण की? वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है व्याकरण शिक्षण की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्याकरण शिक्षण की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 39। व्याकरण भाषा का है, व्याकरण भाषा का क्या है? आत्म तत्व, सामान्य तत्व, कठिन तत्व, या सरल तत्व? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण जो है वो भाषा का आत्म तत्व है, मतलब आत्मा है। भाषा को सही अर्थ प्रदान करने वाली व्याकरण होती है। व्याकरण के बिना भाषा कंप्लीट नहीं हो सकती, अधूरी है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए शिक्षण विधि का, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का, छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का, या पाठ्यक्रम का? सो जब एक कक्षा में विविधता से युक्त बच्चे हो, विविधता से युक्त कक्षा कक्ष हो, तो शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का, कि कौन से टाइप का बच्चा किस तरह की शैक्षिक आवश्यकता की जरूरत है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। क ख ग को का खा गा
उच्चारण करना किसका परिणाम है? कितना डिफरेंस है देखिए एक मात्रा के अंतर से। सो ऑप्शन है अशुद्ध उच्चारण का, अशुद्ध लेखन का, क्षेत्रीय बोलियों का, अशुद्ध पठन का। कि जब आप क को का, ख को खा, ग को गा पढ़ रहे हो तो ये किसका परिणाम है? आप किस चीज में गलती कर रहे हो? सो यहाँ पर देखिए आपकी क्षेत्रीय बोलियों का परिणाम है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की भाषा बोली जाती है, वहां पे हम मात्राओं का अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। राम के परिवार में डिब्बा को सभी डब्बा कहते हैं, कारण होगा? बिल्कुल हो सकता है, कई लोग ऑल को आल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों से संपर्क, भाषाई ज्ञान का अभाव, व्याकरण के ज्ञान का अभाव, या विराम चिन्हों के ज्ञान का अभाव। कि राम के परिवार में डिब्बा को सभी डब्बा कहते हैं, और हमें से भी कई लोग डब्बा ही यूज करते होंगे बोलने में, लेकिन वो एक्चुअल में डिब्बा है। सो ऐसा होता है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के संपर्क में आने से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि हम जो सुनते हैं दूसरों से वही हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं, संगति का असर होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति भय एवं संकोच का होना कारण बनता है। अशुद्ध लेखन, अशुद्ध श्रवण, अशुद्ध उच्चारण, ज्ञान के अभाव। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति भय और संकोच का होना कारण बनता है किसका? अशुद्ध उच्चारण। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, जो भी यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस, और फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी पेडागोजी, हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, हकलाने एवं तुतलाने की प्रक्रिया कारण मानी जाती है। शारीरिक विकृति का, भय का, संकोच का, या अज्ञानता का। कई लोगों को आपने देखा होगा हकलाते तुतलाते, तो ये किसके कारण से ऐसा होता है? देखिए ये है शारीरिक विकृति, इसमें कोई बाह्य दोष नहीं है, जो उसके शारीरिक विकृति है, बचपन से ही उसके साथ ऐसा है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण के परिणाम स्वरूप छात्र करते हैं। अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध लेखन, ए एवं बी दोनों, व्याकरण संबंधी त्रुटियां। अगर शिक्षक ही अशुद्ध उच्चारण करने लगे तो इसका बच्चों पर क्या परिणाम दिखाई देगा? तो बिल्कुल बच्चा उच्चारण तो शुद्ध करेगा ही, टीचर से सीख कर, साथ में वो जैसा उच्चारण करेगा वैसा ही तो लिखेगा। अगर वो गलत बोल रहा है तो लिखना भी उसका गलत ही होगा। सशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध लेखन ये दोनों ही देखे जाएंगे। सो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसीलिए टीचर का उच्चारण शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। 46 नंबर क्वेश्चन, अंश और अंश देखिए पढ़ने में दोनों सेम लग रहे हैं, उसी प्रकार से वंश और वंश लिखना उदाहरण है। अनुस्वार संबंधी त्रुटि का, चंद्र बिंदु संबंधी त्रुटि का, ए एवं बी दोनों का, लेखन संबंधी त्रुटि का। दोनों पढ़ने में उच्चारण में समान लग रहे हैं, लेकिन लिखने में, लेखन में अंतर है। सो यहाँ पर आपका अनुस्वार संबंधी त्रुटि का भी उदाहरण है और चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटि का भी उदाहरण है। सो फिर से यहाँ पर आपका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47, विदुषी छात्र के स्थान पर विद्वान छात्रा लिखना उदाहरण है। विदुषी छात्रा के स्थान पर विद्वान छात्रा लिखना उदाहरण है। लिंग संबंधी त्रुटि का, वचन संबंधी त्रुटि का, कर्ता संबंधी त्रुटि का, या विभक्ति संबंधी त्रुटि का। देखिए, विदुषी और विद्वान दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये लिंग के हिसाब से अलग अलग यूज होते हैं। विदुषी महिलाओं के लिए और विद्वान पुरुषों के लिए। सो क्लियर है यहाँ पर कि लिंग संबंधी त्रुटि का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर छात्रा बोला गया है तो यहाँ पर विदुषी होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वाचन संबंधी त्रुटि का उदाहरण है। वाचन संबंधी, ध्यान देंगे, ऑप्शंस है छात्राएं, भालुओं, कन्याएं, गौओं। तो वाचन संबंधी त्रुटि का एक ही उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है, छात्राएं। छात्राएं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरर्थक एवं सार्थक दो शब्दों का संयुक्त उदाहरण है। पानी, फानी, घूमना, घामना, ए एवं बी दोनों, मनमोहन। निरर्थक एवं सार्थक शब्दों का संयुक्त उदाहरण, जहां पर एक शब्द सार्थक हो, एक शब्द निरर्थक हो। तो क्लियर है, पानी, फानी, पानी में पानी सार्थक है, फानी निरर्थक है। घूमना सार्थक है, घामना निरर्थक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके संयुक्त उदाहरण है निरर्थक और सार्थक शब्दों के। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए और बी दोनों। 50 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध लेखन के लिए आवश्यक है शिक्षक का सहयोग, शुद्ध लेख, प्रतिनिधि, शुद्ध उच्चारण। तो शुद्ध लेखन के लिए क्या आवश्यक है? जैसा कि मैंने कहा एक क्वेश्चन में कि जैसा आप उच्चारण करते हो वैसा ही आप लिखते हो। तो अगर आप उच्चारण शुद्ध करोगे तो लिखना भी आपका शुद्ध ही होगा। ठीक है, सो शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है शुद्ध लेखन के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, शारीरिक विकृति संबंधी दोष को दूर किया जा सकता है शिक्षक सहयोग से, अभिभावक सहयोग से, चिकित्सक सहयोग से, या विद्यालय सहयोग से। जब किसी बच्चे में शारीरिक विकृति, विकलांगता हो, ठीक है, तो ऐसे दोष को दूर कैसे कर सकते हैं? शिक्षक का इसमें कोई करने को कुछ नहीं, शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, अभिभावक भी कुछ नहीं कर सकता। केवल चिकित्सक के सहयोग से ही हम उसको दूर कर सकते हैं, डॉक्टर के सहयोग से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 52, क को तथा घ को घो किस क्षेत्र में बोला जाता है? क को तथा घ को घो। ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। से ये बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। क को बोलते हैं और घ को घो। ठीक है, जैसे घर को घौर, ठीक है, कर को कौर। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में यूज करते हैं ऐसा क्षेत्रीय भाषा में। 53 नंबर क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण है विराम चिन्हों का ध्यान ना करते हुए वाचन करना, शेषण विधियों का अभाव, छात्रों में ज्ञान का अभाव, छात्रों में लेखन क्षमता का अभाव। पढ़िए क्वेश्चन को और आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए सही। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं थे आज के क्वेश्चंस। तो गद्य शिक्षण में अव्यवस्था का उदाहरण है विराम चिन्हों का ध्यान ना करते हुए वाचन करना। जैसे कि मैंने कहा, विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को बदल सकते हैं। सो गद्य शिक्षण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है विराम चिन्ह। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, रचना शिक्षण में अव्यवस्था उत्पन्न करती है सार्थक शब्दों के प्रयोग से, निरर्थक शब्दों के प्रयोग से, ए एवं बी दोनों,
या ज्ञान के अभाव से। क्वेश्चन है, रचना शिक्षण में अव्यवस्था उत्पन्न होती है किसके प्रयोग से? तो सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और इसका आंसर करेंगे। रचना शिक्षण में अव्यवस्था उत्पन्न होती है निरर्थक शब्दों के प्रयोग से। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज डेली क्लास अटेंड कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।